हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं सभी का फ्यूचर सर्वर पे गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग इनकम टैक्स के फर्स्ट यूनिट के लास्ट दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसमें से कि एक टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगले टॉपिक के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है उसके 2 वीडियोस भी बन सकते हो या फिर 3 वीडियोस उस टॉपिक का, क्योंकि वो टॉपिक आपका क्या है, एजेंशन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, और ये जो है वो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको जरूरी है समझना अगर आपको आगे के कैलकुलेशंस करने हैं तो हम स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी के बारे में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। और एक बात और दोस्तों, कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस, किसी भी पर्सन का जो टैक्स लायबिलिटी है वो उसके रेसिडेंस के आधार पर पता लगाया जाता है कि उसका रेसिडेंस क्या है भारत में प्रीवियस ईयर में, मतलब जिस साल वो इनकम कमाया है प्रीवियस ईयर। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी मे नॉट नेसेसरी बी द सेम इन ईच ईयर, जो नहीं कि उसके हर एक साल में उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो सेम रहे। ही मे बी रेजिडेंट इन 1 ईयर, हो सकता है एक साल वो रेजिडेंट हो, अगले साल ना हो। और ऐसे में जो क्लियर आइडेंटिफिकेशन है रेजिडेंशियल शिप का या रेजिडेंशियल स्टेटस का, वो जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि हाउएवर दैट द स्टेटस ऑफ एन एसएससी विल बी द सेम फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है नोट करना, लेकिन होता बात ये है कि जो स्टेटस होता है एक एसएससी का, जो स्थिति होता है एक एसएससी का, वो सेम होता है सारे सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए, विल बी द सेम फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। सेक्शन 5 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो डील करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम के साथ डील करता है। और ये स्टेट करता है, ये बताता है कि जो टोटल इनकम है किसी भी पर्सन का, वो उसके रेसिडेंस के आधार पर हम क्या करते हैं, जो उसका रेसिडेंस है भारत में उसके आधार पर उसको डिटरमाइन करते हैं। प्रीवियस ईयर में क्या उसका रेसिडेंशियलशिप रहा है भारत में, उसके आधार पर हम उसका टोटल इनकम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। किसका? उस पर्सन का, किस पर्सन का पिछले साल प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में उसने इनकम अर्न किया है, उस साल में उसका भारत में रेसिडेंशियलशिप क्या रहा है। रेसिडेंस के आधार पर इंडिविजुअल और एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एंटिटीज हैं, इनको 3 कैटेगरी से बांटा गया है। पहला कैटेगरी है पर्सन हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, वो लोग जो कि भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। दूसरे वो लोग जो कि भारत में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कहने का मतलब है ये लोग ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन नॉट ऑर्डिनरली हैं। और तीसरे वो लोग जो कि रेजिडेंट ही नहीं है भारत में प्रीवियस ईयर में। अब कहोगे आपने इंडिविजुअल और एचयूएफ बताया, फिर अपने पर्सन्स पे आ गए। देखिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी जब मैंने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पर्सन्स में कौन कौन लोग आते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जाके देख के आइए, क्योंकि सारी बातें इंटरलिंक्ड है। और पहले ही मैंने बोल दिया है आपसे कि इनकम टैक्स के हर एक वीडियो लेक्चर्स को लास्ट तक देखना होगा, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एकदम ऊपर से जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा एकदम, ठीक है। तो इसलिए सारे वीडियोस को पूरे लास्ट तक देखिए विदाउट स्किपिंग, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स जो मैं आप करा रहा हूँ उसको जरूर परचेज कीजिए, ठीक है, अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो मेरे पीडीएफ नोट्स जितने ईजिली तरीके से लिखे गए हैं, साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स वो बुक वगैरह मिले हैं आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट आपकी अगर बात करें, द टेस्ट फॉर रेजिडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कंटेंट इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अब रेसिडेंशियलशिप का अगर टेस्ट करना है तो इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, दोज फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये 6 और सबसेक्शन 6 सेक्शन 6 और सबसेक्शन 1 ये किसके लिए है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है, फॉर्म्स के लिए है, या फिर अदर एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए है, लेट डाउन इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, दोज फॉर कंपनीज इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, और फॉर एवरी अदर पर्सन सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। मतलब इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के लिए में है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, फॉर्म्स के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में है, और कंपनीज के लिए इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, और एवरी अदर पर्सन के लिए इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। याद रखिएगा, अगर आपको सेक्शन याद करना है तब ये लाइन जो है, पॉइंट जो है वो याद कीजिएगा। अगर आप सेक्शन और सबसेक्शन याद नहीं होते हैं तो बिल्कुल इस पॉइंट को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है।
सेक्शंस और सबसेक्शन अगर लिखना है तो पूरा लिखिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। गलती अगर होगा तो एग्जामिनर जरा सा भी दया भाव नहीं करता है, ठीक है, तुरंत काट देगा। प्रोफेसर जो है हमारे वो तुरंत मार्क्स डिडक्ट कर देंगे। सो इस वजह से सेक्शन लिखना होगा, याद रहेगा तभी लिखिएगा, कंफर्म रहेगा तभी लिखिएगा, अदरवाइज मत लिखिएगा, ठीक है। इंडिविजुअल्स की बात करें, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट होता है भारत में अगर वो फुलफिल करता है एटलीस्ट एक भी बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन। कहने का मतलब है जो बेसिक कंडीशन है उसमें से केवल एक उसको फुलफिल करना है, दोनों में से कोई एक, और एडिशनल कंडीशन भी दो ही है तो दोनों में से एक नहीं, दोनों ही इसको सेटिस्फाई करना होगा अगर उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना है तो पहला हम लोग बेसिक कंडीशन के बारे में समझते हैं। वो भारत में, पहला बेसिक कंडीशन है कि उसका भारत में मौजूद होना जरूरी है कम से कम 182 दिन या उससे ज़्यादा समय के लिए प्रीवियस ईयर में, मतलब जिस ईयर में उसने इनकम अर्न किया है। ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज या 182 डेज इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो उसका भारत में रहना मतलब कि या तो वो रहे भारत में, पिछले साल रहा हो भारत में पिछले साल कम से कम 182 दिनों के लिए, या फिर वो भारत में रहा हो 60 दिनों के लिए या फिर उससे ज़्यादा के लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, और 365 डेज या उससे ज़्यादा फॉर 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब है कि पिछले साल के या पिछले साल से पहले के जो 4 साल हैं, मतलब कि पिछला साल मान लेते हैं कि अभी 2024 चल रहा है, 2023, तो 2023 जो था उसको या उसके प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, 2023 के प्रीसीडिंग 4 ईयर्स क्या क्या होंगे, 22, 21, 20 और 19, यानी इन 4 सालों में वो 365 दिन रहा हो, ठीक है। या फिर वो भारत में रहा हो 60 दिनों के लिए या फिर ज़्यादा समय के लिए पिछले साल, या फिर वो 4 सालों में 365 दिन रहा हो, 4 सालों में 365 दिन रहा हो, वो 4 साल जो कि प्रीसीड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर को, ठीक है, यानी कि 2019 तक का पीरियड तक या 2019 तक के पीरियड में वो 365 दिन रहा हो भारत में। कंडीशन ऑफ पार्ट 2 या फिर एडिशनल कंडीशन क्या है, तो एडिशनल कंडीशन आपका जो है सेक्शन 6 और सबसेक्शन 6 में आता है, और सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन ए में आता है, ठीक है। इफ ही हैज रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो रेजिडेंट हो भारत में कम से कम 2 साल के लिए, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब कि प्रीवियस ईयर को छोड़ते हुए जो 10 साल हैं, कहने का मतलब है 2023 नहीं, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 तक, या 10 साल में से कम 2 साल तक वो रहा हो, यानी कि 730 डेज, ठीक है। 365 प्लस 365 क्या होगा, 730 डेज। और दूसरा कंडीशन कि प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर के 7 ईयर्स में वो 730 डेज या उससे ज़्यादा समय के लिए रहा हो। अब ध्यान दीजिएगा, कितने लोग ये कंफ्यूजन में होंगे कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस होंगे या फिर मतलब कि उनका जो रहना है वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा या टोटल की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ है ये टोटल के बारे में बात करता है, कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात नहीं करता है। यानी कि उसका जो स्टे होगा भारत में वो एटलीस्ट 182 डेज के लिए होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूअस ही हो वन एंड एट द सेम टाइम या फिर एट द सेम प्लेस। तो ये टोटल ड्यूरेशन की बात की जा रही है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगेन विद रिगार्ड टू द सेकंड कंडीशन ऑफ पार्ट 1, दैट इज उसका स्टे जो होगा फॉर 365 डेज और मोर, द स्टे नीड नॉट टू बी रेगुलर, इट कुड बी ओनली वंस इन 4 ईयर्स। कहने का मतलब है केवल एक बार 4 सालों में प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर को प्रीसीड करते हुए केवल एक बार 4 सालों में, जरूरी नहीं कि वो किसी एक साल में, हो सकता है कि चारों साल को मिला के उसका 365 होता है, तभी वो क्या माना जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। इट इज द टोटल स्टे विच इज सिग्निफिकेंट विच मस्ट बी 365 और मोर इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यही चीज वही कर रहा है कि मैंने टोटल स्टे उसका होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं की गई है दोनों केसेस में, बिल्कुल बेसिक में भी हो चाहे एडिशनल में भी हो, उसकी बात टोटल की गई है, ठीक है। अब यहीं पे दिया है 60 डेज जो दिया है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही, नहीं, टोटल स्टे उसका होना चाहिए, टोटल स्टे की बात होती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं होती है। अब बात करते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में। अब ये क्या होते हैं बताते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो होते हैं अगर कोई इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है कोई भी 2 कंडीशन पार्ट 1 का,
या फिर बेसिक कंडीशन बट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन और फुलफिल ओनली वन ऑफ टू। हो सकता है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जो कि जो बेसिक कंडीशन है वो दोनों फुलफिल कर देता हो, या उसमें से कोई एक फुलफिल करता हो, और दूसरा कंडीशन में से या तो कोई एक फुलफिल करता हो या फिर दोनों ही फुलफिल ना करता हो, तो ऐसे केस में वो जो रेजिडेंट होगा वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा हूं, जो बेसिक कंडीशन है उसमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर लेता है या दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर लेता है, और जो दोनों एडिशनल कंडीशन है जिसको फुलफिल करना जरूरी है उनमें से किसी एक को फुलफिल कर पा रहा है या फिर दोनों को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दो क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, तरीके से थ्योरी ही है, अभी तक थ्योरी आप चेक कर लीजिए अपना। पहला क्वेश्चन दिया है, मिस्टर अनिल सिटीजन ऑफ स्पेन हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1985। मिस्टर अनिल जो कि सिटीजन है स्पेन के, ये भारत में रह रहे हैं 1985 से ही। भारत वो छोड़ रहे हैं 16 जुलाई 2021 को ऑन विजिट टू यूएसए, और जा रहे हैं कहाँ पे, यूएसए में जा रहे हैं, और फिर आ रहे हैं ये 4 तारीख को, 4 जनवरी को आ रहे हैं, 4 जनवरी 2022 को। तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है पिछले साल के लिए, मतलब कि 2021-22 के लिए। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए इसका मैं एक बहुत अच्छा खासा टेबल बनाया हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप आइडेंटिफाई कर ले तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। एक मिनट। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका लगा देता हूँ, एक मिनट। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। मिस्टर अनिल सिटीजन ऑफ स्पेन हैज बीन स्टे इन इंडिया सिंस 1985। ही लिव्स इंडिया ऑन 16 जुलाई 2021। तो 16 जुलाई 2021, तो भाई हम लोग अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, आपको ही पता है। तो अप्रैल 2021 में इनका 30 डेज का स्टे है, फिर मई 2021 में इनका 31 डेज का स्टे है, फिर जून 2021 में 30 डेज का, और जुलाई में कितने दिन रहे हैं, क्योंकि 16 जुलाई को चले भी गए हैं तो केवल 16 दिन रहे हैं। अगस्त में रहे ही नहीं हैं, सितंबर में बिल्कुल नहीं रहे हैं, अक्टूबर में भी नहीं रहे हैं, नवंबर में नहीं रहे हैं, और दिसंबर में भी नहीं रहे हैं। फिर ये आ रहे हैं जनवरी में। जनवरी को कितने तारीख को आ रहे हैं, ये 4 तारीख को आ रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं, रिटर्न ऑन 4/1/2022, यानी कि जनवरी में ये रह रहे हैं 28 डेज। कैसे 28 डेज, 28 डेज इस तरीके से रह रहे हैं कि 4 तारीख को ये आ रहे हैं, यानी कि 4 तारीख को भी रह रहे हैं, यानी कि 31 डेज का होता है जनवरी, जिसमें से कि ये 3 दिन रह ही रहे हैं जनवरी में। 4 तारीख को आए, इसका मतलब 28 डेज रहे हैं। फरवरी में 28 डेज, फिर मार्च में 31 डेज। तो इस तरीके से ऐड करेंगे तो टोटल आपका आ गया है 194 डेज। और कितना चाहिए हमें, 182 डेज, यानी कि 194 है, यानी कि ज़्यादा ही है। मोर हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, इक्वल हो सकता है, मोर हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि वो रेजिडेंट हैं और साथ ही साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। ये कैसे, तो 1985 से ही रहे हैं, और 7 ईयर्स में बात होती है कि 7 ईयर्स में कम से कम वो 365 डेज रहे हों भारत में, और 1985 से ही रहे हैं। इसका मतलब कि 365 डेज वो तो रहे ही होंगे कैसे भी, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब कि ये ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरली। ठीक है, समझ में आया। तो ये केस था। जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मैंने बता भी दिया आपको अच्छे से। होप आपको समझ में आ गया होगा, और चाहेंगे तो हम इस न्यूमेरिकल का आपको पिक, मतलब सॉल्यूशन का जो पिक है मैं भेज दूंगा आपको, मतलब कि टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं वहाँ से भी जाके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ दिया है, मयंक केम टू इंडिया। मयंक जो है भारत आता है पहली बार 2021 की जुलाई में। भारत में दिल्ली में वो रहता है 31 मार्च तक, 31 मार्च 2022 तक। अब कहो जुलाई में जब डेट नहीं दिया तो क्या मान के चलेंगे,
1 जुलाई को मान के चलेंगे। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। असेसमेंट ईयर आपको पता है जिसमें कि उसने इनकम अर्न नहीं किया है, जिसमें कि उसको टैक्स देना है। तो कह रहा है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड कीजिए असेसमेंट ईयर 2022 से 2023 के लिए। तो आपको पता है कि जुलाई 2021 से रहकर, और ये मतलब क्या कर रहा है, 31 मार्च तक रह रहा है। उसके बाद ये का नहीं पता है, लेकिन भारत हुआ था पहली बार जुलाई 2021 में, और रहता है कब तक, 31 मार्च 2022 तक। तो भारत में कब आया है, जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे मार्च तक रहा है। यानी कि जुलाई में पूरा रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 9 मंथ्स तक रहा है। ठीक है, जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। ठीक है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए पहली बात कि उसका 2 बेसिक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। आते हैं बेसिक कंडीशन। क्या दिया है बेसिक कंडीशन, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 182 डेज। क्या ये फिजिकली प्रेजेंट है भारत में 182 डेज के लिए? देख लेते हैं भाई। 182 डेज को 182 डेज मानो ही मंथ्स में उनको काउंट करो। 182 डेज मीन्स व्हाट, कि 6 महीने, आई थिंक, हाँ 6-7 महीने, 7 महीने मान लो। तो क्या 7 महीने रहा है, 9 महीने रहा है ये तो, यानी कि बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। अच्छा, एडिशनल कंडीशन क्या है कि वो एटलीस्ट मतलब कि 2 ईयर्स रहा हो आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, अब 2023 असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर क्या होगा 2021 टू 2022। क्या 2021 टू 2022 रहा है? अप्रैल में आया था, अप्रैल 2021 में आया था? नहीं, जुलाई 2021 में आया था। तो जुलाई 2021 में आया था, यानी कि ये एक बेसिक कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, एंड दैट्स वाई नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ये होगा। मतलब कि कंडीशन पहला वाला जो है 2 बेसिक कंडीशन उसको ये फुलफिल कर ले रहा है, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। इस वजह से जो मयंक है वो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा। ठीक है, तो दूसरा भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से डिटेल वे में बता दूंगा। ठीक है, नॉन रेजिडेंट, अब ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि किसी भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, या फिर और कंडीशन ऑफ पार्ट 1 ही सेड टू नॉन रेजिडेंट इन दैट प्रीवियस ईयर वेदर ही सेटिस्फाई, चाहे वो सेटिस्फाई करते हो, अगर बेसिक कंडीशन ही फुलफिल कोई नहीं कर पाता है तब क्या होगा भैया, तब केस ये होगा भैया, नहीं भाई, तब केस ये होगा भाई साहब कि उस केस में उसको हम लोग नॉन रेजिडेंट मानेंगे, अगर वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो पहली चढ़ाई है जो कि जरूरी है वही नहीं फुलफिल कर पा रहा है, तो बाद के जो एडिशनल कंडीशन है उसको क्या ही फुलफिल करेगा, कर सकता है, लेकिन करने का कोई फायदा नहीं है। उस एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगली बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन HUF डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। जो रेसिडेंशियल स्टेटस है किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, वो 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, कंट्रोल और मैनेजमेंट का उसका लोकेशन क्या है, और दूसरा उसके कर्ता यानी कि जो उसका मुखिया है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा ये बताया गया है सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में। HUF जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भारत में होगा किसी भी प्रीवियस ईयर में। पहला, अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट उसके मामलों का, उसके अफेयर्स का पूरी तरीके से या पार्टली तरीके से भारत में सिचुएटेड है। होली और पार्टली मीन्स व्हाट, होली और पार्टली मीन्स ये कि पूरी तरीके से या तो भारत में है या आधी तरीके से बाहर है, यानी कि पूरी तरीके से भारत में है या फिर पार्टली तरीके से बाहर में है, मतलब भारत में है, नॉट बाहर में है, भारत में पार्टली तरीके से या तो उसका अफेयर्स का मैनेजमेंट हो रहा है या फिर होली तरीके से उसके अफेयर्स का मैनेजमेंट हो रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यानी इस ईयर में उसने इनकम कमाया है। मोर ओवर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट शुड बी डिफेक्टो। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो जो कंट्रोल और मैनेजमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, डिफेक्टो होना चाहिए, नॉट मियरली द राइट और पावर टू कंट्रोल एंड मैनेज। और दूसरा कंडीशन, अगर उसका मैनेजर सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 6A कि उसका मैनेजर रेजिडेंट रहा हो भारत में प्रीसीडिंग दैट ईयर, मतलब प्रीसीडिंग दैट ईयर मीन्स व्हाट, प्रीसीडिंग दैट प्रीवियस ईयर, 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग दैट 10 ईयर्स, प्रीसीडिंग दैट ईयर मीन्स दैट प्रीवियस ईयर, उसको प्रीसीड करते हुए जो शुरुआत के 10 साल हैं उनमें से 2 साल रहा हो
रेजिडेंट भारत का, और उसका मैनेजर जो है ड्यूरिंग 7 years प्रीसीडिंग दैट ईयर बिन इन इंडिया फॉर पीरियड अमाउंट इन ऑल टू 730 days या फिर मोर। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होते हैं? अगर वो सेटिस्फाई करते हैं केवल एक ही एडिशनल कंडीशन जो कि ऊपर मेंशन है, ऊपर जो मेंशन है, मान लेते हैं बी और ए, दो मेंशन था ना आपका, तो उनमें से कोई एक कंडीशन केवल फुलफिल कर पाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। और नॉन रेजिडेंट कौन होंगे? नॉन रेजिडेंट वो होंगे जो कि अपने HUF को पूरी तरीके से भारत में नहीं बल्कि पूरी तरीके से बाहर क्या कर दिया है? सिचुएट कर दिया है। उसके अफेयर्स का कंट्रोल मैनेजमेंट यहाँ से नहीं बल्कि बाहर से होता है, तो वो जो होगा वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं कंपनीज के बारे में। छोटा सा पॉइंट है ये, इकोनॉमिक, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है। अ कंपनी सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, एक कंपनी को रेजिडेंट भारत का तब माना जाएगा प्रीवियस ईयर में अगर वो इट इज़ एन इंडियन कंपनी, अगर वो एक इंडियन कंपनी है या फिर कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी है और उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है यानी कि पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो उस साल में भारत में है। कंपनी याद रखिएगा कभी भी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं हो सकता है, इसमें एक टॉपिक ही नहीं होता, इसलिए हटा ही दिया हूँ मैं इसको। कंपनी सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर, अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट है, और अगर उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट का प्लेस उस साल में भारत में नहीं रहा हो, उस साल में मीन्स प्रीवियस ईयर में अगर भारत में नहीं रहा हो तो वो कंपनी नॉन रेजिडेंट माना जाएगा या मानी जाएगी। ठीक है, मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव, ये कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, होता क्या है ना कि बुक में आप देखते होगे कि पहले आपको सारी चीज़ें बता दी जाती हैं और उसके बाद इनका मीनिंग बताया जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको मीनिंग बता दूँ कि इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव का मतलब क्या होता है। इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इमीडिएटली ऑन इट्स एक्चुअल और डीम्ड रिसीव। द रिसीट ऑफ इनकम रेफर्स टू ओनली द फर्स्ट ओकेजन व्हेन द रिसिपिएंट गेट्स द मनी अंडर हिज कंट्रोल। देखिए, इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव का मतलब क्या होता है कि वो इनकम आपको मिल चुकी है या फिर मिलने वाली है, मिली नहीं है। डीम टू रिसीव, रिसीव होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगी ही होगी। ठीक है, डीम टू रिसीव, तो ऐसे इनकम को हम लोग इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम, जो आपका एनुअल एक्रीशन होता है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है किसी भी अदर एम्प्लॉयर के प्रीवियस ईयर में पेंशन स्कीम के तहत, वो दूसरा। तीसरा, वो अमाउंट जो कि ट्रांसफर हो रहा है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से किसी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, मतलब यूपीएफ से किसी आरपीएफ में, बीइंग द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, तो वो सारे के सारे अमाउंट्स क्या होंगे? डीम टू रिसीव। कहने का मतलब है, सपोज कर लो पेंशन इस साल मिला है, अगले साल भी आपको मिलेगा, उसके अगले साल भी आपको मिलेगा, तो ये सब क्या है? आपके इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, या फिर इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव इन इंडिया। इनकम रिसीव मीन्स भाई इनकम रिसीव हो चुका है, डीम टू रिसीव मीन्स अभी रिसीव नहीं हुआ है, होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग का मतलब क्या होता है, अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग का मतलब ये होता है कि एक्रू का मतलब होता है राइट टू रिसीव, आपके पास अधिकार है इनकम को रिसीव करने का, जबकि इनकम को रिसीव करने का। डीम टू रिसीव और एक्रू में कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो डीम टू रिसीव का मतलब कि वो आपको इनकम रिसीव नहीं करना है, वो आपको मिलेगा। डीम टू रिसीव मीन्स वो आपको मिलेगा, जैसे कि पेंशन वगैरह है। एक्रू का मतलब होता है कि आपके पास अधिकार है उस इनकम को रिसीव करने का। वेयर एज ड्यू का मतलब होता है कि पेमेंट के लिए क्या करना, इन्फोर्स करना। दूसरे शब्दों में कहें तो जब अधिकार हो इनकम को रिसीव करने का और वो एसएससी में वेस्टेड रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्रू या फिर अराइज। फॉर एग्जांपल, आपने दिसंबर में वर्क डन किया, पूरे महीने डे टू डे काम किया, बट विल बिकम ड्यू ऑन द सैलरी बिल बीइंग पास्ड ऑन 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी। लेकिन ये ड्यू कब होगा? सैलरी 31 दिसंबर या 1 जनवरी को, तो वो आपका क्या होगा? एक तरीके से वो एक तरीके से एक्रू कब हुआ? दिसंबर के लिए। सैलरी फॉर वर्क डन इन दिसंबर विल एक्रू थ्रू आउट द मंथ, तो वो पूरे महीने तक क्या रहेगा? एक्रू रहेगा। लेकिन 31 तारीख को क्या हो जाएगा? ड्यू हो जाएगा। बात समझ में आया?
पूरे महीने भर यानी कि 30 तारीख तक आपका वो एक्रू रहेगा, लेकिन जिस तारीख को आपको सैलरी मिलने वाला होगा, हो सकता है 31 तारीख को मिले या 1 जनवरी को मिला हो, उस तारीख को वो क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ड्यू कहलाता है। तो ये मीनिंग ऑफ इनकम एक्रू और अराइजिंग है। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में क्या क्या आता है, तो इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, वो इनकम जो कि एक्रू हो रहा है या फिर अराइज हो रहा है भारत के बाहर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वहां से, तो एनी बिजनेस इन इंडिया वो भी उसमें आ जाएगा। एनी प्रॉपर्टी एसेट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन सिचुएटेड इन इंडिया, अगर कोई कैपिटल एसेट उसका ट्रांसफर हो रहा है जो कि भारत में सिचुएटेड है कैपिटल एसेट। दूसरा, सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया, वो सैलरी जो कि आपने कमाया है उन सर्विसेज के लिए जो कि आपने भारत में दिया है। सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया, वो सैलरी जो कि गवर्नमेंट द्वारा पेएबल है इंडियन सिटीजन को यानी कि भारतीय नागरिक को उन सर्विसेज के लिए जो कि उसने भारत के बाहर दिया है। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड, वो डिविडेंड जो कि भारतीय कंपनी ने बाहर भारत के बाहर दिया है। इंटरेस्ट इफ पेएबल बाई, रॉयल्टी पेएबल बाई, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेएबल बाई अ नॉन रेजिडेंट गवर्नमेंट और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट अगर मनी बोरो किया जा रहा है और यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, उसके लिए। अगर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज यूटिलाइज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है बिजनेस के पर्पज के लिए या फिर प्रोफेशन के पर्पज के लिए, कैरिड ऑन इन इंडिया जो कि भारत में कैरी ऑन किया जा रहा है, या फिर इनकम बनाया जा रहा है किसी भी सोर्स से इन इंडिया। रॉयल्टी पेएबल बाय गवर्नमेंट, रॉयल्टी अगर पेएबल है गवर्नमेंट द्वारा। और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेएबल बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एक्सेप्शन ये है कि अगर मनी बोरो किया जा रहा है और यूज किया जा रहा है टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज के लिए, आर यूटिलाइज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन आउटसाइड इंडिया, अगर मनी बोरो एंड यूज किया जा रहा है टेक्निकल सर्विसेज के लिए, यानी कि यहाँ पे जो आपका नॉन रेजिडेंट का था वही चीज यहाँ पे एक्सेप्शन इसका है। और दूसरा, वो इनकम जो कि अराइज हो रहा है भारत के बाहर, बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन, उस सम ऑफ मनी के रूप में जो कि पे किया जा रहा है बिना किसी कंसिडरेशन के, बाय अ रेजिडेंट, एक रेजिडेंट द्वारा किसी नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी को, या फिर किसी RNOR मतलब रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, जहां की एग्रीगेट उस सम का ज्यादा है 50,000 से। ये सारे के सारे इनकम्स आपके क्या थे, इनकम डीम एक्रू टू अराइज इन इंडिया, यानी कि इनकम एक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया और डायरेक्ट इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया, यानी कि आप सैलरी कमाया है भारत में, सैलरी सर्विसेज रेंडर इन इंडिया, सैलरी अर्न किया है उस सर्विसेज से जो कि आपने भारत में कमाया भी है, और सर्विसेज अर्न रेंडर भी किया है भारत में, और सैलरी अर्न भी किया है भारत में। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, डिविडेंड जो कि पे किया जा रहा है भारतीय कंपनी द्वारा बाहर। सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन, जो सैलरी पे कर रहा है भारत सरकार भारतीय नागरिक को जो कि बाहर अपना सर्विसेज दे रहे हैं भारत के बाहर, वो सारे के सारे जो होंगे वो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया होगा। ठीक है भाई, हैं तो वो भारत के ही, कमाए जहाँ से भी, लेकिन भारत के कमाए जहाँ से भी नहीं, मतलब सैलरी पेबल कर रहा है गवर्नमेंट भारतीय नागरिक को फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया, जैसे कि इंडियन एम्बेसी है, तो इंडियन एम्बेसी का सैलरी कौन देता है, भारतीय सरकार देती है। बाहर इंडियन एम्बेसी होता है USA वगैरह में, लेकिन उसका सरकार उसका जो सैलरी है वो कौन देगा, भारतीय सरकार देगी। तो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 5 जो है प्रोवाइड करता है स्कोप टोटल इनकम का इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस के टर्म्स में ऑफ SSC, क्योंकि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है किसी पर्सन का वो उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। टोटल इनकम का जो स्कोप है ऑफ एन SSC डिपेंड करता है 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस पे। पहला कि SSC का क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है, दूसरा इनकम का रिसीट और एक्रूवल का प्लेस क्या है, चाहे एक्चुअल हो चाहे डीम्ड हो, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है जिस पर के इनकम हैड एक्रूड, जिस पर कि इनकम एक्रू हुआ था, या फिर टू वाज रिसीव और बिहाफ ऑफ SSC, या फिर जो कि रिसीव हुआ था SSC के बिहाफ पे। तो पहला आपका आता है ROR, मतलब कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट। द टोटल इनकम ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो आपका टोटल इनकम होता है किसी भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, अंडर सेक्शन 5 और सब सेक्शन 1 कंसिस्ट क्या करता है, इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव इन इंडिया, वो इनकम जो कि रिसीव हुआ है या डीम टू रिसीव मतलब कि हुआ है या फिर होगा भारत में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में। डीम टू रिसीव मीन्स मतलब समझिए,
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर में डीम्ड है, यानी इस साल आपको मिलेगा। पेंशन प्रीवियस ईयर में डीम्ड है, इस साल आपको मिलेगा। बात समझ में आया? तो क्या उस पर नहीं दिया जाएगा? भाई बिल्कुल दिया जाएगा, डीम टू रिसीव तो है ना, वो ये होगा। दूसरी बात, तीसरी बात, इनकम विच एक्रूज और अराइज। दूसरी बात क्या होगी कि जो इनकम एक्रू हो रहा है या अराइज हो रहा है या फिर डीम टू एक्रू और अराइज हो रहा है इंडिया में प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में, या वो इनकम जो कि एक्रू और अराइज हो रहा है भारत के बाहर, इवन इफ इट इज नॉट रिसीव और ब्रॉट इन टू इंडिया, यद्यपि इसको भारत में लाया नहीं जा रहा है प्रीवियस ईयर में, तब भी अगर ये भारत के बाहर भी इनकम एक्रू और अराइज हो रहा है तब भी यही केस रहेगा। सिंपल टर्म्स में कहें तो एक जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है इसको टैक्स पे करना होता है टोटल इनकम पे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट को अपने टोटल इनकम पे क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे वो भारत के बाहर एक्रू हुआ हो, चाहे वो भारत के बाहर एक्रू हुआ हो, चाहे भारत के अंदर एक्रू हुआ हो, या फिर भारत के बाहर रिसीव हुआ हो या भारत के अंदर रिसीव हुआ हो ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में टोटल इनकम नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट का क्या होता है? तो इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इनकम जो रिसीव हुआ है या होगा भारत में प्रीवियस ईयर के दौरान, वो सारे के सारे इनकम्स आपके इसमें आएंगे, मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आएंगे। इनकम जो कि एक्रू और अराइज हुआ है डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो भी आएगा। इनकम डिराइव जो हो रहा है किसी बिजनेस से, वो बिजनेस जो कि कंट्रोल या फिर उसका प्रोफेशन भारत में सेटअप है, इवन दो इट एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, अगर वो एक्रू और अराइज हो रहा है भारत के बाहर भी तब भी वो इसका पार्ट होगा। लेकिन अगर उसका सेटअप भारत के बाहर हुआ हो, मतलब ये नहीं है कि कहाँ वो रिसीव हो रहा है, मतलब इस बात से है कि वो है कहाँ का, ये होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये बात ध्यान देता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ध्यान देता है कि वो इनकम हमें मिल कहाँ से रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देता है। वो देता है इस बात पे ध्यान से देखता है कि भाई वो इनकम का जो मैनेजमेंट है या उसका जो जहाँ से हमको इनकम मिल रहा है उस बिजनेस का सेटअप या उसका मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्या वो भारत में है? अगर भारत में नहीं है तो वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की बात नहीं की जाएगी। रिसीव कहीं से हुआ, भारत से रिसीव हुआ या भारत के बाहर से, लेकिन उसका सेटअप, उसका प्रोफेशन सेटअप या फिर उसका जो बिजनेस है, अगर वो भारत के बाहर कंट्रोल किया जा रहा है तो वो हिस्सा नहीं बनेगा। वही चीज़ यहाँ पे नोट में कहा है कि जितने भी अदर इनकम होंगे जो कि भारत के बाहर एक्रू हो रहे हैं, विच इज़ नॉट रिसीव और डीम टू रिसीव और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। कह रहा है कि सारे के सारे अदर इनकम जो कि एक्रू और अराइज हो रहे हैं भारत के बाहर, जो कि रिसीव नहीं हुआ है या रिसीव होगा डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के टोटल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। तो भारत के बाहर अगर सेटअप है अगर आपका प्रोफेशन, तो वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में। नॉन रेजिडेंट का जो टोटल इनकम है वो अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में इंक्लूड होता है। इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, इनकम विच एक्रूज और अराइजेज इज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। देखिए, रिसीव बस भारत में होना चाहिए, अगर भारत के बाहर रिसीव होगा तो वो नॉन रेजिडेंट के टोटल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। तो इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, इनकम विच एक्रूज और डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो भी होगा। भारत में होना चाहिए, भारत के बाहर जो भी चीज़ आएंगी वो नॉन रेजिडेंट के टोटल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। ऑल एसएससी वेदर रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो are chargeable to tax in respect of their income accrued arisen received or deemed to accrue arise or to be received in India, whereas resident and ordinary resident in the case of individual and HUF is chargeable to tax in respect of income which accrues arises outside India। तो यहाँ पे एक टेबल भी दिया है, वैसे तो ये टेबल मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ, मतलब कि भाई किसी का क्रेडिट मैं मारता नहीं हूँ, तो ये पूरा क्रेडिट जो है वो किसको जाता है? ये जाता है बेसिकली आपको, ये बेसिकली आपको जाता है एससी मेहरोत्रा के बुक को, उनका ये मैंने स्क्रीन मतलब कि फ़ोटो लेके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है।
तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनकम रिसीव इन इंडिया वेदर एक्रूड और अराइज इन इंडिया, मैंने बता दिया था ऑर्डिनरी रेजिडेंट इस पर पैसा या फिर उसकी टोटल इनकम इंक्लूड होगा, यानी एक तरह से ये टैक्सेबल होगा। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी इनकम रिसीव इन इंडिया वेदर एक्रूड अराइज इन इंडिया ये इंक्लूड होगा। नॉन रेजिडेंट के केस में भी होगा इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया वेदर एक्रू अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अगर रिसीव भारत में हो रहा है तो वो हिस्सा होगा, ठीक है, तीनों का हिस्सा होगा। इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज हो रहा है इन इंडिया में, चाहे वो रिसीव हो रहा है भारत में या भारत के बाहर रिसीव हो रहा है, वो नॉन रेजिडेंट में भी आएगा। देखिए नॉन रेजिडेंट में क्या नहीं आ रहा है, सब में तो यस यस है, यस। तीसरा वाला चौथा वाला पॉइंट भी बता ही देता हूँ, इनकम जो डीम टू एक्रू है या फिर अराइज हो रहा है भारत में, चाहे वो रिसीव हुआ है भारत में या भारत के बाहर, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट का हिस्सा होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का भी हिस्सा होगा, नॉन रेजिडेंट का भी। लेकिन वो इनकम जो कि रिसीव हुआ है और एक्रू हुआ है अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन सेटअप इन इंडिया, वो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट का हिस्सा होगा और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, लेकिन वो हिस्सा नहीं होगा नॉन रेजिडेंट का। अब बताइए कैसे नहीं हिस्सा होगा, ये इस तरीके से हिस्सा नहीं होगा क्योंकि इनकम रिसीव और एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया है, एक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है। जैसे कि देखिए ऊपर की चारों केसेस में ध्यान दीजिएगा, ऊपर की जो चारों केसेस हैं उसमें क्या दिया है, यस यस जिसमें कि नॉन रेजिडेंट का है, उसमें क्या दिया है, इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। उसके ऊपर क्या दिया है, इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर एक्रूड अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया वेदर एक्रू और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। लेकिन फिफ्थ वाले केस में क्या हो जा रहा है कि जो बिजनेस है वो भारत से कंट्रोल तो किया जा रहा है, लेकिन ये अक्रूड और अराइजन हो रहा है कहाँ, एक्रूड हो चुका है, एक्रू होगा नहीं, एक्रूड हो चुका है और अराइज हो चुका है भारत के बाहर, ठीक है। तो इस वजह से ये नॉन रेजिडेंट में नहीं आएगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट साफ साफ क्या कहता है कि जितने भी एसएससी हैं, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो ना हो, वो चार्जेबल होगा टैक्स के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इनकम एक्रूड अराइजन रिसीव्ड और डीम टू एक्रू अराइज और डीम टू रिसीव इन इंडिया, वेयर एज रेजिडेंट अलॉन इज चार्जेबल टू टैक्स उसके रिस्पेक्ट में जिसमें कि वो एक्रू और अराइज हुआ है भारत के बाहर, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ये चीज़ है। ओके सो ये टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी। सो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। अगर कोई भी दिक्कत होगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझे डीएम कर सकते हो। मैं उस डीएम का क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, ठीक है, दे सकता हूँ कि मैं दे दूँगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो अगर कोई टॉपिक आपको दिक्कत में आता है तो, ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। सो होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो एग्जाम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी होगा, उसका वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। सो तब तक के लिए इस वीडियो को ही बहुत बार देखिए, जितने बार देख सकते हो उतने बार देखिए और समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड देन न्यूमेरिकल्स कीजिए, न्यूमेरिकल्स सब आपसे आराम से होंगे इस चैप्टर के, मतलब कि रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी के। तो उसके न्यूमेरिकल्स कीजिए अच्छे से और न्यूमेरिकल्स आराम से होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है। सो अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे चैनल पे भी, और चाहो तो व्हाट्सअप नंबर पे भी, तो मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूंगा। सो टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फिर से टीम की तरफ से धन्यवाद।